हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहली वीडियो जो हमारी रहेगी वो सॉलिड स्टेट के ऊपर रहेगी। और ध्यान रहे कि ये जो हम सब पढ़ाई करेंगे ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक का हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेलिंग में समझाया गया है और हम सारी कोशिश करेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें इन सब वीडियोस में। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे, अभी तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं बैक एक्सरसाइजेस के। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैक एक्सरसाइजेस के भी सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 12th क्लास का सिलेबस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, और ये सारा जितना भी सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट देखिए, हमने पहले 9th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में मैटर के बारे में पढ़ा है और हमें ये पता है कि मैटर के कुछ फिजिकल स्टेट्स होते हैं और ये फिजिकल स्टेट्स में कुछ क्लासिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की। अब क्लासिकल स्टेट्स जो होती हैं मैटर की, हमारे पास 3 क्लासिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की। कौन कौन सी होती हैं सबको पता होगा। एक होती है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आती है और इन तीनों स्टेट्स में से हम जो आज पढ़ेंगे या इस चैप्टर में कवर अप करेंगे वो होगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट। हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कोई भी सॉलिड आपके पास ऑब्जेक्ट होगा आसपास तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसको डिस्टिंग्विश करते होंगे और दूसरी फिजिकल स्टेट से। तो देखते हैं, कोई भी आपके आसपास सॉलिड पड़ा होगा तो आप देख सकते हो कि सॉलिड की कुछ एक फिक्स्ड शेप होगी, उसको आप उठाओगे तो उसका कुछ एक मास होगा, एक डेफिनेट मास होगा और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। अच्छा, अगर हम थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके देखते हैं तो ये हमारे पास अगर कोई एक सॉलिड है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है और हम इस मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके देख रहे हैं तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि हमने ये तो बोला कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस शॉर्ट है, बट एक्चुअली वो क्यों शॉर्ट है, ऐसा क्या रीजन है कि जो डिस्टेंस है शॉर्ट है। डिस्टेंस या स्पेसिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इसलिए शॉर्ट है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसलिए दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास में है और उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग शॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी आप देख सकते हो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके सॉलिड में, वो सभी मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ये हिल डुल नहीं सकते, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। ये ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बट ये क्या करते हैं, ये अपनी ही पोजीशन पर, अपनी मेन पोजीशंस पर ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इज कि जो सॉलिड्स होते हैं क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो ये जो होते हैं सॉलिड्स ये रिजिड होते हैं, ये रिजिड होते हैं और आप इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करो इसको दबाने की कि आप इसको कंप्रेस करो ताकि इसका वॉल्यूम कम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं हो सकते, कंप्रेस होके इनका वॉल्यूम कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड स्टेट के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, कि आप सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। देखो, हमारे पास दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं। एक जो सॉलिड की टाइप है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और कुछ सॉलिड्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और क्या डिफरेंस है एमॉर्फस सॉलिड्स में। तो देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है,
जैसे नाम में ही पता चला है कि ये सॉलिड ऐसा होता होगा जिसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते होंगे। ऑब्वियसली इसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और हमें पता है कि इन क्रिस्टल्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होता है वो कंपोज्ड होता है बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स का, और इन सभी क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है। वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इरेगुलर इन शेप, है ना। तो क्या पहला कॉम्पोजिशन का क्या फर्क आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इरेगुलर शेप होती है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक फिक्स्ड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनके पार्टिकल्स की, और एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स की जो शेप होती है दैट इज इरेगुलर शेप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होती हैं, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लॉन्ग ऑर्डर रेंज में प्रेजेंट होते हैं। अभी मतलब समझेंगे इसका हम। वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अभी लॉन्ग ऑर्डर रेंज और शॉर्ट ऑर्डर रेंज क्या होता है इसको समझते हैं। देखो लॉन्ग ऑर्डर रेंज में क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेगुलरली और एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। मतलब, और ये जो रिपीटिंग पैटर्न होता है ना ये पीरियोडिकली रिपीट होता है, मतलब आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल रिपीटिंग यूनिट्स होती है। ठीक है। तो इसका एक वेल डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स में ये वाले सॉलिड्स में भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, बट उनका जो पीरियोडिकली जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रिपीट होने लगती हैं, वो सभी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है। तो जो भी रिपीटिंग पैटर्न होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, इसलिए इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहा जाता है इनके अरेंजमेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कोई एग्जाम्पल अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में से सोच पाए तो वो क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम देख के ही बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा क्रिस्टलाइन दिखता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का एक छोटा सा पार्टिकल लोगे तो वो क्रिस्टलाइन दिखता है, इट रिप्रेजेंट्स कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एग्जाम्पल में क्या आता है, NaCl एंड क्वार्ट्ज। वहीं एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल में ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये सभी एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड्स के। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपने कभी भी ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं देखा होगा या ऐसा कोई सॉलिड क्रिस्टल नहीं देखा होगा जो लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रूली सॉलिड्स होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स की क्या एक खास बात है और जो इनको थोड़ा सा यूनिक बनाती है वो क्या है कि एमॉर्फस सॉलिड्स कहने को तो सॉलिड्स हैं, बट इन एमॉर्फस सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। लग रहा है ना थोड़ा सा अजीब सुनने में। एमॉर्फस सॉलिड्स होते तो सॉलिड्स ही हैं, बट इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। बट ये जो फ्लो करते हैं इनकी जो फ्लूइडिटी होती है बहुत कम होती है, तो बहुत स्लोली फ्लो करते हैं। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी जो विंडो पैन्स में जो ग्लास लगा होता है, जो बहुत साल पुराने ग्लासेस लगे होते हैं ना, आप उनको ऑब्जर्व करना कि वो जो ग्लासेस होते हैं वो नीचे से, मतलब बॉटम से तो थिक होते हैं और बिल्कुल टॉप से थिन होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो ग्लास था वो विद टाइम, विद ईयर्स, ऊपर का ग्लास नीचे 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 होता हुआ, फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आ गया, इसलिए नीचे का ग्लास मोटा हो गया और ऊपर का ग्लास पतला रह गया। ठीक है। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, आप अपनी एवरीडे लाइफ में से देख सकते हो इसको। तो वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स की क्योंकि टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ऑल्दो ये बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, तो ये सॉलिड्स होके भी सॉलिड्स नहीं है, सॉलिड्स होके भी लिक्विड की टेंडेंसी शो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स किनको बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड्स को।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इसको समझने के लिए पहले हमको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक फिक्स्ड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में जितने भी स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं। हाँ, होते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में या आपने लिया एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज वाले पार्टिकल्स और ये ब्लू वाले पार्टिकल्स, ये दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज्ड है। बहुत इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं है इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, अब अब एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आप उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना चाहो किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, तो अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ऐसा क्यों? देखो, बात क्या हुई कि एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना चाहो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वैरी कर जाती हैं अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखोगे तो इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन से आप देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो इस डायरेक्शन में जो आपका अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इस डायरेक्शन में देखते हुए अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट, और इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट। ऐसे अब आप बोलोगे कि इसमें क्या डिफरेंट है। देखो, अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो पहले ऑरेंज वाला पार्टिकल आ रहा है, फिर ब्लू वाला, फिर ऑरेंज वाला, फिर ब्लू वाला, फिर ऑरेंज वाला, फिर ब्लू वाला, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं पार्टिकल्स ऑरेंज ब्लू। यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन से देखोगे तो सिर्फ ब्लू पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी तो वेरी कर ही जाएगी ना। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इधर से देखोगे तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और इधर से देखोगे तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी फॉर द सेम सॉलिड, फॉर द सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर। ठीक है, तो डेफिनेशन में देख लेते हैं दैट सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। मतलब सेम ही क्रिस्टल में अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे तो डिफरेंट डायरेक्शन से उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट आएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एनआइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन से देखने में डिफरेंट आती है। ठीक है, वहीं जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं नेचर में? आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन से, आप एमॉर्फस सॉलिड के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हुए आप उन एमॉर्फस सॉलिड्स को किसी भी डायरेक्शन से देखो तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन से या हर एक डायरेक्शन से सेम आएगी, वैरी नहीं करेगी। तो उसको बोलेंगे दैट दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्यों ऐसा है, क्यों वैरी नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है एमॉर्फस सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं और वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर है नहीं, सब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है। और जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पर खुद को रिपीट करती हैं। ठीक है, तो जो भी अरेंजमेंट है दैट होल अरेंजमेंट इज इरेगुलर अलोंग ऑल द डायरेक्शन। जब सभी डायरेक्शन में अरेंजमेंट इरेगुलर है तो आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही आएगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर। तो ये हमारा डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स की। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टलाइन नेचर एंड एमॉर्फस नेचर। अब हम बात करते हैं
अच्छा, मेनली जो हमने देखा है कि हमारे पास दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। इस पूरे चैप्टर में, पूरे सॉलिड स्टेट में जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ओनली ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ने वाले, हम जो भी पढ़ेंगे वो क्रिस्टल सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्रिस्टल सॉलिड्स का पढ़ रहे हैं तो इनका क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, और ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रही हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इस बेसिस पर हमारे पास चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कुछ होते हैं आयनिक सॉलिड्स, कुछ मेटालिक सॉलिड्स, और कुछ आर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको पता लग रहा है कि इस सॉलिड में, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। आयनिक सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे। मेटालिक सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेटल होगा या मेटल आयंस होंगी। और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे वो आपके नॉन मेटालिक पार्टिकल्स होंगे, नॉन मेटालिक एटम्स होंगे। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक एटम से नॉन मेटल से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आगे इन चारों टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम और इलैबोरेट करते हैं। अच्छा, इसी बेसिस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं ना, उनको फर्दर हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल्स जो, अगर पोलैरिटी के टर्म में बात करो तो मॉलिक्यूल्स आपके, कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं तो वो नॉन पोलर सॉलिड्स बनाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं तो वो पोलर सॉलिड्स बनाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाएंगे। तो एक एक करके हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के, हर एक टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड से। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, तो अब पहला क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से हमें एक आइडिया तो लगी रहा है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो दिस comprises of molecules formed by non-polar covalent bond। non-polar molecules कौन से होंगे? जैसे H2, I2, Cl2, O2, ये सब। ठीक है, या ये नोबल गैसेस के लिए भी काम करता है, क्योंकि नोबल गैसेस में भी क्या है, आप जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये सब क्या बनाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई, मतलब ये मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं है, मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस लग सकती है, कौन सी फोर्सेस एप्लीकेबल होंगी? लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से बाउंड होते हैं? वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस के थ्रू। क्योंकि ये बहुत ही वीकली हेल्ड होते हैं लंडन फोर्सेस की वजह से, तो इनको तोड़ना आसान है क्योंकि वीकली हेल्ड है, तो इसलिए ये जो सॉलिड्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, also these solids are non-conductor of electricity and they exist in liquid or gaseous state at room temperature and 1 atmosphere pressure। ठीक है, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें हमने बात की थी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। अब हम आगे, और नॉन पोलर के बाद क्या आता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑब्वियसली पता, नाम से पता लग रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए होंगे। तो कंप्राइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होगा? SO2 में, वाटर में, है ना, और HCl में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं।
अच्छा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या पोलर है, पोलर है, तो इन मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी, ठीक है। और वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी कंपेयर टू दिस लंडन फोर्सेस या वीक डिस्पर्शन फोर्सेस से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस के थ्रू बाउंड होते हैं, ठीक है। क्योंकि है तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, है तो ये भी वीक इंटरेक्शंस ही, तो इसलिए ये जो सॉलिड्स होते हैं ये भी सॉफ्ट होते हैं, बट इनके कंपैरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, किससे कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स से। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं कंपैरेटिवली हायर होते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जाम्पल जो आते हैं हमारे पास, दैट इज सॉलिड SO2 एंड सॉलिड अमोनिया। नेक्स्ट कम्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी। कैसे लग रही होगी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, वो किसी दूसरे, सपोज हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं HF का। HF का ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे HF मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ। तो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में क्या लग रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी टाइप के बॉन्डिंग से, मतलब आपके डिस्पर्जन फोर्सेस से, लंडन फोर्सेस से, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन से, इन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके थोड़े से लिटिल हार्ड होंगे, जैसे आइस है ना। आइस में क्या होता है, सभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। आइस एक सॉफ्ट सॉलिड है ना, एंड दीज आर ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड्स। लास्ट पॉइंट इज दैट दीज मॉलिकुलर सॉलिड्स आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि मोस्टली ऑलमोस्ट हर एक मॉलिकुलर सॉलिड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, चाहे वो नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। तो सभी मॉलिकुलर सॉलिड्स आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या कवर किया है, हमने अभी मॉलिकुलर सॉलिड्स कवर कर लिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में भी हमें नाम से पता चल ही रहा है कि ये वो सॉलिड्स होंगे जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयंस हैं। अच्छा, आयंस दो तरीके की होती हैं, या तो केटायंस होती हैं या एनायंस होती हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स में एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जहां पर सभी केटायंस और एनायंस एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड होती है, ज्वाइंट होती है, लिंक्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं या स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं, तो केटायंस और एनायंस के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, है ना। तो उनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उन इंटरेक्शंस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए ये आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। अच्छा, क्योंकि इन इंटरेक्शंस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं। साथ में ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, जो आयनिक सॉलिड है, आप मान लो आयनिक सॉलिड कोई भी अपना NaCl, KCl कोई भी ले सकते हैं। आयनिक सॉलिड में क्या खास बात होती है कि अगर आप सॉलिड स्टेट में बात करो, कि अगर ये आयनिक सॉलिड आपका सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, जहां पर इसका एक फिक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और जहां पे कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ज्वाइंट है, तो जो आयंस होंगी ये मूव नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का इसमें क्या है, ये Na+ Cl-,
Na+Cl- और ये आपका फिर Cl- और Na+Cl- Na+। तो अगर ये 3 डायमेंशनल में और ये सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सोडियम आयन क्लोरीन आयन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रखेगी। तो ना यहाँ से सोडियम आयन मूव कर सकती, ना यहाँ से क्लोराइड आयन मूव कर सकती। तो दोनों ही आयन बिल्कुल फिक्स्ड है अपनी पोजीशंस पर। ये सिर्फ अपने पोजीशन पर ऑसिलेट कर सकते हैं, बट ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती। और अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई चार्ज कैरियर चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कैरियर्स मूव ही नहीं कर सकते, तो चार्ज को कैसे मूव करवाएंगे? ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ये क्योंकि मूव नहीं कर सकते और एज अ चार्ज कैरियर एक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या कैसे बिहेव कर सकते हैं, इंसुलेटर्स की तरह। तो दीज आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। अच्छा, अगर आप इस सॉलिड को मेल्ट कर दो, आप इस सॉलिड को मोल्टन स्टेट में ले आओ, मेल्ट कर दो, या आप इस सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करके इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लो, तो मेल्ट करने पर मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में क्या होंगे, आयंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। अब एक आयन की इन्फ्लुएंस में दूसरा आयन नहीं होगा, है ना, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में नहीं लग रही होगी, तो दोनों बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर दोनों बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, आपने इसको पानी में डाला, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, तो अब एक सोडियम आयन अगर यहाँ, तो इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहे, तो अभी फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ये रीजनिंग में आपको बिल्कुल आ सकता है, तो यू नीड टू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज मेटालिक सॉलिड्स। अब देखो, मेटालिक सॉलिड्स में हमें पता लग रहा है कि इसमें इन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेटल या मेटल आयंस होंगे। और हमें ये भी पता है मेटल है, तो मेटल की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस बनाता है। तो हमने मान लिया कि हमारी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस है ना, ये मेटालिक सॉलिड में या मेटालिक लैटिस में एक इलेक्ट्रॉन सी के ऊपर होती है। मतलब इनके आसपास ना इलेक्ट्रॉन्स का सी है, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर है। मतलब सारे कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली घूम रहा है। और क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो ये जो मेटल्स हैं ये भी मेटल्स क्या करेंगे, ये मेटल्स भी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके मेटल आयन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन के सी के ऊपर है। तो इस मॉडल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। दिस मॉडल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जहां पे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस को बोला जाता है कर्नल्स। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का सी है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो, ये यही होता है मेटालिक सॉलिड्स में। मेटालिक सॉलिड्स में क्योंकि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे कैन इजिली मूव। तो क्योंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत इजिली मूव करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, थर्मल एनर्जी की कैरियर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हो कि ये जो है ये जो मेटालिक सॉलिड्स हैं, these are thermal conductor and electrical conductor. These are electrical conductors and thermal conductors. तो ये था हमारा मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ मूव करते हैं, विच इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स में क्या होगा, जो भी सॉलिड होगा वो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो नॉन मेटल के एटम्स होंगे। ठीक है,
इस सॉलिड के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो नॉन मेटल के एटम्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सिर्फ नॉन मेटल के एटम्स ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, नॉन मेटल्स ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट मेटल ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, अब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और अगर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है कि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है खास, कि वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन की वजह से वो बहुत एक्सटेंसिवली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनाता है या दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड्स बनाता है, तो जिसकी वजह से बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके। जैसे आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े ना, ये सब क्या है, ये सब कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरिन, ये सभी आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। अब इनको नेटवर्क नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये अपनी एक्सटेंसिव बॉन्डिंग की वजह से बहुत एक लार्ज नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, जैसे बकमिंस्टर फुलरिन C60, मतलब 60 कार्बन आटम्स का फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज होलो, अंदर से खाली है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नेटवर्क बन रहा है। डायमंड, डायमंड का कितना बड़ा नेटवर्क होता है। डायमंड में क्या होता है कि आपका हर एक कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है और दूसरे 4 कार्बन एटम से, और हर ये कार्बन एटम फर्दर और 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है। तो एक मतलब एक लार्ज नेटवर्क सा बन जाता है, एक लार्ज स्ट्रक्चर सा बन जाता है। क्योंकि इन सभी कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल भी बनाता है। डायमंड कितना हार्ड होता है हम सबको पता ही है। और साथ ही साथ क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बॉन्डिंग है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी एक्सट्रीमली हाई होते हैं। डायमंड का कितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डायमंड कितना ज्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है डायमंड। ऑल्सो ये जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अब इसकी एक्सेप्शन आ जाती है। हमने अभी पढ़ा है कि जितने भी हमारे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हार्ड होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट इसकी एक्सेप्शन आ जाती है, वो एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट एक्सेप्शन क्यों है? ग्रेफाइट एक्सेप्शन है अपने स्ट्रक्चर की वजह से। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन के हेक्सागन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल शीट है। ये 2 डायमेंशनल शीट, कार्बन के हेक्सागन्स की 2 डायमेंशनल शीट दूसरी 2 डायमेंशनल शीट के ऊपर स्टैक्ड होती है, मतलब एक लेयर के ऊपर ऐसे एक लेयर होती है। तो और ये जो लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर ऐसे दूसरी लेयर है, ये जो लेयर्स हैं ये लेयर्स आपस में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई होती है। ये क्या है? ये वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये इनके बीच में क्या है? वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि वीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा रब करोगे, अगर आप ग्रेफाइट को थोड़ा सा रब करोगे तो आपने कभी नोटिस किया होगा आपकी पेंसिल की लिड पर क्या ब्लैक कलर का ग्रेफाइट ही लगा होता है। आप थोड़ा सा इसको रब करो तो आप देखोगे कि आपके थंब पे, आपकी फिंगर पर कुछ ट्रेसेस आ जाएंगे ब्लैक के, कुछ ट्रेसेस आ जाएंगे ग्रेफाइट के। वो क्यों आए? क्योंकि जब आपने उसको रब किया तो एक ग्रेफाइट की लेयर दूसरी ग्रेफाइट की लेयर्स के ऊपर से स्लिप ओवर हो गई, खिसक गई। क्यों खिसक गई? खिसकी होगी तो मतलब ये जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ब्रेक हुई होंगी। देखो ये इतनी वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने इसको, इस वाली शीट को हल्का सा खिसकाया तो ये आराम से टूट गई, फोर्स लग के। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो ग्रेफाइट सॉलिड है इसको सॉफ्ट सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड है और स्लिपरी है तो गुड लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में अब तक कोई ऐसा सॉलिड नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। मोस्टली सारे कोवेलेंट सॉलिड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है नेचर में। हर एक कार्बन का एटम दूसरे एटम से के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये जो भी ब्लू
एनसर्कल किया हुआ ये कार्बन है। यहाँ पर देखो एक कार्बन आटम दूसरे 3 कार्बन आटम के साथ बॉन्डेड है। एक कार्बन आटम, ये कार्बन आटम यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन आटम सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, बल्कि बनाने चाहिए थे इसको 4। तो एक जो वैलेंसी है वो फ्री रह गई। वो फ्री वैलेंसी में क्या होगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, मोबाइल है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है तो ये चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा, और इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में क्लासिफिकेशन। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं क्रिस्टल लैटिसेस के साथ और यूनिट सेल के साथ। चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की। क्योंकि हम सॉलिड स्टेट में सिर्फ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के बारे में ही बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही बात करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना होगा, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब होता क्या है, हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक वेल डिफाइंड और रेगुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रिपीटिंग पैटर्न शो करते हैं और एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस को हाउ कैन यू डिफाइन, यू कैन से द 3 डायमेंशनल या 3D, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles of crystal is called crystal lattice। तो ये तो होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली अगर हम क्रिस्टल लैटिस को, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस को समझें तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। एक बड़ा क्यूब बनाओ और फिर उसमें से छोटे छोटे क्यूब्स निकाल लो, तो इट इज रियली वेरी इजी टू मेक। अच्छा, ये क्या है, हमारा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। अगर तो इस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में जो हर एक पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट मतलब जैसे आपका एक यहाँ पर ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये इस तरीके से, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, ये सभी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ऐसे ये सब पॉइंट्स ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, जहां जहां पर जॉइंट्स है वहां पर आपका पॉइंट आता जाएगा, वहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आता जाएगा। अच्छा, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकते हैं ये दो, और दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगर तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा तो इन सब पॉइंट्स पर मॉलिक्यूल्स होंगे और एटम्स होंगे। अगर आपका आपका मॉलिक्यूलर अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड होगा तो इन सभी पॉइंट्स पर कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब चीज क्या है कि ये सभी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकती है, विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रिस्टल, विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एक चीज और क्या है खास, कि ये जितने भी आपके पॉइंट्स है ना, ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और इन सभी पॉइंट्स को बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स भी बोला जाता है इनको, लैटिस साइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब एक चीज क्या है कि जो इस तरीके का 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है ना, ऐसे हमारे पास 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस होते हैं। मतलब ऐसे 14 डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जिनको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब एक बार डिटेलिंग में हम लिख लेते हैं। ये हमारा यूनिट सेल है, थोड़ा सा भी साइड को कर देते हैं यूनिट सेल को। तो अभी हमने क्या देखा है कि ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस का हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और ये पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, और इन सभी पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ बातें थी यूनिट सेल के बारे में, तो इनको हम लिख लेते हैं कि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन पार्टिकल, मतलब हर एक पॉइंट पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, हर एक लैटिस पॉइंट पर या हर एक लैटिस साइड पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल, एक आयन या एक एटम प्रेजेंट होगा। रिप्रेजेंट्स वन पार्टिकल एंड वन लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि इस तरीके के क्रिस्टल लैटिस, इस तरीके से हमारे पास 14 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। ठीक है, और इन सभी लैटिस में जो फर्क होता है वो इन लैटिस पॉइंट्स का फर्क होता है, और साथ ही साथ इनके एजेस का फर्क होता है और एंगल्स का फर्क होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। You can write there one more point कि there are 14 different possible three-dimensional crystal lattices which are known as Bravais lattice। तो हमारे पास 14 Bravais lattices अब प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक नई टर्म की। वो नई टर्म क्या है हमारे पास, देखते हैं। ये क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। आप मुझे बताओ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं। छोटे छोटे यूनिट्स कैसे हैं, जैसे अगर आप इसको देखो, अगर आप इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करो, तोड़ के आप ये देखो कि आपको सिंपलेस्ट यूनिट मिले, तो यूनिट कौन सी मिलेगी। सिंपलेस्ट यूनिट हम देख लेते हैं, जैसे ये एक सिंपलेस्ट यूनिट है। क्या आप इस यूनिट से छोटी कोई यूनिट बना सकते हो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में? ये ब्राउन कलर्ड क्या है, जहां पर ये ब्राउन कलर्ड पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट्स हैं, ये ब्राउन कलर्ड सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा, ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, सिंपलेस्ट यूनिट होती है और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको अगर आप रिपीट करो तो आपको एक पूरा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। मतलब इस ब्राउन यूनिट सेल को, ब्राउन कलर्ड यूनिट सेल को, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट को अगर हम रिपीट करें, मतलब अभी आप मानो कि आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बना है, सिर्फ आपके पास ये आपका ब्राउन कलर्ड ही है, सिर्फ आपके पास ब्राउन कलर्ड आपका यूनिट सेल है। ठीक है, इस ब्राउन कलर्ड यूनिट सेल को, इस सिंपलेस्ट यूनिट को अगर आप रिपीट कैसे करो, एक यूनिट सेल को, इसके जैसे एक यूनिट सेल को इधर रखो, ठीक है, 2 यूनिट सेल को इनके पीछे रखो और 4 यूनिट सेल्स को इनके ऊपर रखो। तो एक यूनिट सेल यहाँ रखा, 2 यूनिट सेल इसके पीछे रखे, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 यूनिट सेल कहाँ हो गए, नीचे की तरफ, और एग्जैक्टली ऐसे 4 यूनिट सेल इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर रखो। मतलब एक तरीके से बिल्डिंग बना दिया आपने। बिल्डिंग का एक रूम है छोटा सा, जिसको आप बोल रहे हो यूनिट सेल, उस रूम के साथ 3 रूम और जुड़े हुए हैं, तो मतलब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 4 रूम्स हैं, 1 2 3 4 रूम्स हैं। उन 4 रूम्स के एग्जैक्टली ऊपर सिमिलर साइज के 4 रूम और हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी पूरी बिल्डिंग बन जाती है, एक एक रूम को जोड़ के आपकी पूरी बिल्डिंग बन जाती है, वैसे एक एक यूनिट सेल को जोड़ के आपका पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ठीक है, अब यूनिट सेल के बारे में हमने देख लिया कि यूनिट सेल क्या होता है, आपका सिंपलेस्ट यूनिट होता है, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। तो अब थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में और इलैबोरेटली हम लिख लेते हैं कि यूनिट सेल होता क्या है एक्चुअली। यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट एंड it is the simplest and smallest unit which when repeated, अगर आप इसको रिपीट करो तो आपको पूरा एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है।
which when repeated in different directions generates the entire lattice. वर्ड टू वर्ड हर एक चीज एनसीईआरटी में से आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो आप सीरियसली पढ़ो, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आराम आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बनाओ। चलो, अब यूनिट सेल तो हमने देख लिया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे यूनिट सेल के, मतलब ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यूनिट सेल को एक आइडेंटिटी देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, हमने अभी देखा कि यूनिट सेल हमारा कुछ इस तरीके का है ना। इस यूनिट सेल को हम यहां पर अलग से बना लेते हैं। आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करोगे। आप तरीका भी देख लो ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको इजी रहे, क्योंकि आपको बार बार सॉलिड स्टेट में ये इस तरीके से यूनिट सेल्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको आने चाहिए। तो ये बन गया आपका एक यूनिट सेल, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं। ये सब क्या है हमारे पास, लैटिस पॉइंट्स। अब एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो एक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं, वो ये कि इस यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एक लेंथ इधर जा रही है, मतलब एक एज इधर है, एक एज इधर है और एक एज इधर है ना। तो हर एक लैटिस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एज है हमारे पास। तो इस एज को हमने नाम दे दिया ए, इस एज को नाम हमने दे दिया बी, और इस एज को नाम हमने दे दिया सी। तो ए बी सी तो क्या हो गए, ए बी और सी, ये तो 3 क्या हो गए हमारे पास, एजेस, ठीक है। अब इन दोनों एजेस के बीच में कुछ एंगल होगा, है ना। ए और बी के बीच में कुछ एंगल है, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सपोज ये एक एंगल है, इस एंगल को बोला हमने अल्फा, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल बीटा, ठीक है, और सी और ए के बीच का एंगल गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल्स, दीज आर द एंगल्स बिटवीन एजेस, ठीक है। तो 3 तो एज हो गए और 3 एंगल हो गए, तो टोटल क्या हो गए, टोटल 6। टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं जो एक क्यूब। हमारे पास टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक यूनिट सेल के, 6। कैसे, 3 तो है एजेस और 3 क्या है, एंगल। तो टोटल 6 पैरामीटर्स हैं जो हमारे एक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे तो आपका यूनिट सेल भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब जितने भी डिफरेंट यूनिट सेल पॉसिबल है हमारे पास, हम उनके बारे में आइडिया लेंगे आगे। तो आगे चलते हैं, आगे लेट्स मूव ऑन टू यूनिट सेल्स। अब कितने यूनिट सेल, अभी हमने देखा ना कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे तो डिफरेंट यूनिट सेल्स बनते हैं। और जो यूनिट सेल्स होते हैं वो हमारे इन लैटिस पॉइंट के बेसिस पर भी डिपेंड करते हैं। वो कैसे, आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेल्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। ब्रॉडली जो यूनिट सेल्स होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। तो यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन करें तो यूनिट सेल हमारे पास 2 तरीके के। एक तो यूनिट सेल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इन दोनों में फर्क क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो यूनिट सेल होता है ये इस तरीके से, सबसे पहले आप यूनिट सेल बनाओगे। अच्छा, यूनिट सेल बनाने की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये एक यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि आपके कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि आपका जो यूनिट सेल है, इस तरीके से आप बनाओगे यूनिट सेल अपना।
इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट होते ही हैं, पर कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स या पार्टिकल्स जो भी हैं वो सेंटर में, वो इस क्यूब के सेंटर में भी कहीं पर लाई करते हैं। जैसे सेंटर्ड यूनिट सेल एक ले लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सभी आठों के आठों कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट हैं ही, और साथ में ही अगर वो पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में, मतलब यहाँ से ऊपर से आपने डाला ये पार्टिकल तो ये बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये इस पूरी बॉडी के, अगर यूनिट सेल को आप बॉडी बोलो तो ये बिल्कुल इस बॉडी के बीच में है पार्टिकल, है ना, बिल्कुल सेंटर में है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल है। तो इस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल में आ जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसे ही एक और सेंटर्ड यूनिट सेल में आता है, उसमें क्या होता है कि आप यूनिट सेल में, अगेन ये सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ यूनिट सेल के बीच में भी कहीं, यूनिट सेल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, ये एक यूनिट सेल बना, तो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ही, आठों के आठों कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के आठों के आठों कॉर्नर्स पर एटम्स तो प्रेजेंट है ही, और साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये क्या आपका फेस, ये एक फेस है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ फेस। ऐसे एक ये फेस है, ये एक फेस है, ऐसे ही एक ये तीसरा फेस है, ठीक है, ये फोर्थ फेस है, ये आगे वाला फिफ्थ फेस है, ठीक है, और ये नीचे से इधर ये सिक्स्थ फेस है। तो ऐसे यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं। कैसे? आप इस यूनिट सेल को अपने जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम को कंसीडर करो, तो रूम की सीलिंग है ना, सीलिंग एक फेस हो गई, रूम का फ्लोर एक फेस हो गया, रूम की जो 4 वॉल्स हैं वो 4 अलग फेस हो गए, तो टोटल हमारे पास 6 फेसेस आ रहे हैं। वैसे यूनिट सेल के भी 6 फेसेस होंगे, एक तो इस यूनिट सेल का टॉप, इसका रूफ, एक इस यूनिट सेल का फ्लोर, और 4 इस यूनिट सेल की वॉल। तो टोटल आपके पास कितने फेसेस हो गए यहाँ पर? 6 फेसेस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इन 6 फेसेस के सेंटर पर, ये फेस है, इस फेस के यहाँ सेंटर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट हो तो ये पार्टिकल फेस के सेंटर में आ रहा है ना, फेस के बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक ये फेस है, इस फेस के सेंटर पर यहाँ पर एक पार्टिकल, ये वाला जो फेस है इस फेस का सेंटर क्या बनेगा? ये जो आपका फेस है, जो आपका फ्लोर है, इस फ्लोर का सेंटर क्या बना? ये जो आगे की तरफ वॉल है, इस तरफ को ये वाली वॉल, इस वॉल का सेंटर क्या बना? ये, ठीक है। ऐसे ही पीछे वाली वॉल है, पीछे वाली वॉल का सेंटर क्या बना? इधर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हुआ है, ये 6 फेसेस के पास 6 फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं, इस यूनिट सेल को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। दिस यूनिट सेल इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि यूनिट सेल्स आपके पास 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स के अलावा पार्टिकल कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता प्रिमिटिव यूनिट सेल में। बल्कि सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर तो 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, बल्कि इस यूनिट सेल के किसी ना कहीं ना कहीं अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके पास एक आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक और आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पर पहले हम इन दोनों का डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर, है ना, 8 कॉर्नर पर, यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर पार्टिकल्स तो है ही, बल्कि बॉडी के सेंटर पे भी, यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में एक और पार्टिकल है, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि थोड़ी सी नॉलेज और गैदर कर लेते हैं यहाँ से कि आपके पास कॉर्नर्स कितने हैं, एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे प्रिमिटिव हो चाहे सेंटर्ड हो, किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर कितने रहेंगे? 8। तो वी हैव 8 कॉर्नर्स। एक यूनिट सेल में हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं।
ठीक है। एक यूनिट सेल में सेंटर कितना होता है? बॉडी का सेंटर, बॉडी का सेंटर एक ही पॉसिबल हो सकता है, तो एक होता है हमारे पास बॉडी सेंटर। फेसेस हमारे पास कितने होते हैं? अभी हमने देखा था रूफ, फ्लोर और 4 दीवारें, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं? एजेस। एज क्या होता है? ये एज मतलब आपकी दीवार का कोना, वो दीवार का कोना जहां पर 2 दीवारें मिल रही हैं, 2 दीवारें ज्वाइन हो रही हैं। जैसे ये एक दीवार है और एक दीवार ये दोनों दीवारें आपस में कैसे जुड़ रही हैं? यहां से, इस एज से, तो ये एक एज हो गया। तो टोटल ऐसे कितने एज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास टोटल 12 एजेस हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी पढ़ लिया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी पढ़ लिया। एक होता है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि आपका यूनिट सेल आप लोगे, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी क्या? एक सेंटर्ड यूनिट सेल है जहां पर यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, पर कॉर्नर के साथ साथ कई सेंटर पे भी एटम या आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके 8 पार्टिकल्स तो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, मतलब 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड सेंटर्ड में। और क्या होता है? अपोजिट फेसेस। एक फेस ये है, अगर आप मान लो एक फेस ये है, तो इस फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा? जो इस फेस के बिल्कुल सामने वाला होगा। इस फेस के बिल्कुल सामने वाला फेस कौन सा है? ये वाला। मतलब आप मान लो छत के सामने क्या आती है? कोई दीवार आती है छत के सामने? नहीं, छत के सामने सीधा फ्लोर आता है। ठीक है, तो अगर ये आपका रूफ है तो रूफ के बिल्कुल अपोजिट क्या है? फ्लोर। तो इस फेस के अपोजिट क्या है? ये वाला फेस। तो ये दोनों अपोजिट फेसेस हो गए। अच्छा, एंड सेंटर्ड में क्या होता है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट फेसेस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक अपोजिट फेस पे यहाँ पे एक पार्टिकल होगा और ये दूसरे अपोजिट फेस पर यहाँ पर एक पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड, दीज आर नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा? यूनिट सेल 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट होते ही हैं और साथ ही साथ आपके यूनिट सेल के बीच में भी कहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा तो कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पर 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस के सेंटर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें क्या होता है? 8 कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स प्रेजेंट ही है, साथ ही साथ अपोजिट फेसेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया आपके यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल एक तरीके का होता है और सेंट्रल यूनिट सेल इन 3 तरीकों से होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमारे पास 7 तरीके के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं और ये सब प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इसका नाम है ट्राइक्लिनिक। एक यूनिट सेल होता है हमारे पास मोनोक्लिनिक। एक होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, एक इज टेट्रागोनल, एक होता है हेक्सागोनल, एक है हमारे पास क्यूबिक और एक होता है हमारे पास ट्राइगोनल या इसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपको रोम्बोहेड्रल बोले ट्राइगोनल बोले तो एक ही बात है। ये सभी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एक दूसरे से जो डिफरेंट है वो इन यूनिट सेल्स की साइड की वजह से या एंगल्स की वजह से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करो तो आपके पास इस तरीके से ये क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। देखने में आपको पता लग रहा है कि ये सभी यूनिट सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं।
वो डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनके साइड्स के डिफरेंस की वजह से, एजेस के डिफरेंस की वजह से, और इनके एंगल्स की, एजेस के बीच के एंगल्स की डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंट है। अब क्या है ना, आपके एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके का टेबल बना हुआ है, और इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया कि ऑर्थोरोम्बिक है, इस ऑर्थोरोम्बिक में बताइए कि एजेस के बीच में क्या रिलेशन होता है और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, और इसके कितने ब्रेविस लैटिस पॉसिबल हैं ऑर्थोरोम्बिक के। तो हमारे लिए ना टेबल याद करनी मुश्किल हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ट्रिक निकालेंगे कि जिस ट्रिक से हम यहाँ पर इस टेबल को बहुत आराम से याद कर लें और हम इसको पेपर में आराम से कराएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं इस टेबल की ट्रिक क्या है याद करने की। तो चलेंगे उस ट्रिक पर चलते हैं। देखो, आपको कुछ एब्रीविएशंस याद रखनी है। जैसे एक क्या है आपके पास, टमोटकर, TMOTHCR। एक तो आपको टमोटकर याद रखना है और एक आपको कोटर याद रखना है, COTR। ठीक है, तो हमें टमोटकर और कोटर याद हो गया। अब टमोटकर में ये जो टी है, दिस टी रिप्रेजेंट्स ट्राइक्लिनिक। तो हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या है यहाँ पर, ट्राइक्लिनिक। टैबुलर फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने सारे ही क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एज लेंथ्स को या एजेस को, कंपेयर करेंगे तीनों एजेस को, ABC। यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल्स की, एजेस के बीच में एंगल्स की, एक्सियल एंगल्स की। और यहाँ पर हम देखेंगे इनके ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। टमोटकर में T रिप्रेजेंट्स ट्राइक्लिनिक, M रिप्रेजेंट्स मोनोक्लिनिक, फटाफट इनको लिख लेते हैं। O रिप्रेजेंट्स ऑर्थोरोम्बिक, T रिप्रेजेंट्स टेट्रागोनल, H रिप्रेजेंट्स हेक्सागोनल, C रिप्रेजेंट्स क्यूबिक एंड R रिप्रेजेंट्स रोम्बोहेड्रल। और ध्यान रहे कि रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्रिस्टल सिस्टम्स को लिख लोगे टमोटकर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब बात आती है सबसे पहले एज लेंथ्स की। तो आपको ये याद रखना है कि ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक, इन फर्स्ट तीन में किसी की भी कोई भी एज लेंथ सेम नहीं होती। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब तीनों एजेस डिफरेंट लेंथ की होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाले दो की मतलब क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की सारी एज लेंथ सेम होती है, इनकी सारी एज लेंथ सेम है। जो बीच वाले हैं उनमें दो की एज लेंथ सेम होगी, दो की डिफरेंट होगी, दो की सेम और दो की डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी एज लेंथ लिख ली। अच्छा, अब बात करते हैं एंगल्स की। ट्राइक्लिनिक में आपको याद रहे कि ट्राइक्लिनिक में तो कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना ही कोई एज लेंथ इक्वल होती, ना ही कोई एंगल इक्वल होता। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, अब देखो, आपको मैंने एक बोला था कि आपको कोटर भी याद करना है। कोटर में क्या होता है, कोटर में क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, इन सभी के एंगल्स सेम होते हैं। तो कोटर में C रिप्रेजेंट्स क्यूबिक, तो क्यूबिक के तीनों एंगल सेम होंगे विच वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यूब में तो हमें पता ही है कि एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। देन ऑर्थोरोम्बिक में सभी एंगल्स इक्वल होंगे, अगेन इक्वल टू 90 डिग्री। फिर टेट्रागोनल में सभी एंगल इक्वल होंगे, ये भी सब 90 डिग्री के इक्वल होंगे। और R रोम्बोहेड्रल में भी सभी एंगल इक्वल होंगे, बट ये सभी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, बाकी के बचे दो, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो इनमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एंगल्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स अनइक्वल होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा।
तो 2 एंगल इसमें इक्वल कर दी, 2 अनइक्वल कर दिए। नेक्स्ट कम्स ब्रेविस लैटिस। हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। अब आपको ना एक फोन नंबर याद रखना है, या एक इमरजेंसी कोड याद रखना है। वो क्या है? वो इमरजेंसी कोड है 24213। क्या है कोड? 24213। अब पहले में 1 लगा दो, ट्राइक्लिनिक के आगे 1 और रोम्बोहेड्रल के आगे 1, बीच में आप ये नंबर डाल दो 24213। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइक्लिनिक का सिर्फ एक ब्रेविस लैटिस होता है, मोनोक्लिनिक के 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4, टेट्रागोनल के 2, हेक्सागोनल के 1, क्यूबिक के 3, रोम्बोहेड्रल का 1। मतलब इनमें ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही लैटिस, एक ही तरीके का यूनिट सेल अवेलेबल हो सकता है, एक ही तरीके का यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकता है। आपको ये पता है, आपने अभी हमने पढ़ा था ना 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हमने पढ़ा था कि जो 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? कॉर्नर्स पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी कहीं पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास 4 यूनिट सेल आते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, 4 तरीके की यूनिट सेल है। अब देखो, कोई भी आपके पास क्रिस्टल सिस्टम हो, उसमें लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो मतलब हर एक क्रिस्टल सिस्टम एटलीस्ट प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, वो कुछ हो या ना हो, वो एटलीस्ट एक प्रिमिटिव तो होगा ही होगा। तो जिन क्रिस्टल सिस्टम के सिर्फ एक ही ब्रेविस लैटिस है, तो उसमें वो ब्रेविस लैटिस किसका होगा? प्रिमिटिव का होगा। ठीक है, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगे। तो इसमें क्या बन रहा है आपका? यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर प्रिमिटिव तो है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव तो है। ठीक है, अब मोनोक्लिनिक और यहाँ पर हेक्सागोनल में भी प्रिमिटिव तो है ही, 1 था और वो एक प्रिमिटिव ही है। मोनोक्लिनिक में 2 है और आपका टेट्रागोनल में 2 है। तो 2 में से एक तो प्रिमिटिव है ही, और दूसरा क्या होगा वो देखना पड़ेगा। इसमें भी एक तो प्रिमिटिव है ही, दूसरा क्या होगा वो भी देखते हैं। मोनोक्लिनिक में एक प्रिमिटिव है, तो दूसरा एंड सेंटर्ड होगा। एंड सेंटर्ड को हम ईसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हेक्सागोनल में टेट्रागोनल में एक प्रिमिटिव है, तो दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, अब बचा क्या? क्यूबिक में 3 है, 3 में से एक तो डेफिनेटली प्रिमिटिव होगा, एक होता है इसमें बॉडी सेंटर्ड और एक होता है इसमें फेस सेंटर्ड। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, तो 4 में से एक तो डेफिनेटली प्रिमिटिव है, एक आपका बॉडी सेंटर्ड, एक आपका फेस सेंटर्ड और एक आपका एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम्स का टेबल बन जाता है। ठीक है, देखा कितना आसान है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से आंसर कर लोगे और आपको टेबल पूरा मगअप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की और आगे चलेंगे और कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते जाएंगे। तब तक आप अगर नेक्स्ट वीडियो देख रहे हो तो इस पुरानी वीडियो को अच्छे से पढ़ो और पुरानी वीडियो का जितना भी कंटेंट है उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।